बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल बच्चों हमने बात की थी ऑक्साइड्स के ऊपर, हाइड्राइड्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है ऑक्साइड्स का ना। और ऑक्साइड्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तो ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आया नहीं आज तक, लेकिन इसमें एमसीक्यूज भी हैं कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये हैं इसमें इम्पोर्टेंट सवाल। तो पहले ओवरऑल इसका डिस्कस कर लेते हैं जी। आपके पास है जी, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स हैं। एसिडिटी, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड्स क्या हैं, फिर उनकी एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है। पहले बात करते हैं जी ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ये बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का किसी एलिमेंट के साथ मिलके जो कंपाउंड बना होता है दो एलिमेंट्स का, उसको हम नाम देते हैं बाइनरी कंपाउंड का। ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्साइड का नाम देते हैं। हमारे पास जो ऑक्साइड्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसमें बेसिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक है और न्यूट्रल ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड को नाम बेसिक इसलिए नाम देते हैं कि ये जब पानी में इनको डिज़ोल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये मिल के बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। ये अमूमन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो पानी के साथ मिल के बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, इस वजह से इनको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं ये नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि ये पानी के साथ जब मिलते हैं तो कोई ना कोई एसिड बना रहे होते हैं, इस वजह से इनको एसिडिक ऑक्साइड का नाम देते हैं। ठीक हो गया। जो तीसरा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ये वो ऑक्साइड्स हैं जो होते तो ये मेटल्स के हैं, लेकिन वो ऐसी मेटल्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल्स नहीं है, इंटरमीडिएट है या मेटलाइट टाइप है। तो उनका फिर ये होता है कि उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो फिर एम्फोटेरिक होते हैं। वो एसिडिक और बेसिक दोनों करैक्टर रख रहे होते हैं। उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो कर रहे होते हैं, बेसिक भी शो कर रहे होते हैं। एसिड के साथ उनको रिएक्शन करें तब भी कर जाते हैं, बेस के साथ करवाएं तब भी कर जाते हैं। और चौथे नंबर पे है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड्स ऑफ सम नॉन मेटल जो है ना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या CONO, ये नॉन मेटल के कुछ ऑक्साइड है जो पानी में इतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी या तो रखते नहीं बिल्कुल, या बहुत ना होने के बराबर है। तो इस वजह से जब हाल ही नहीं होते तो फिर ना कोई एसिडिक सोल्यूशन ना कोई बेसिक सोल्यूशन, तो इस वजह से उनको फिर हम नाम देते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। उसके बाद बात ये आती है जी बेसिक ऑक्साइड्स में बेसिसिटी का ट्रेंड क्या आता है। यानी मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं, ठीक है। तो वो जो बेसिक हैं, अब उनकी बेसिसिटी का ट्रेंड क्या है कि पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करें तो इनकी बेसिसिटी डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है? ड्यू टू डिक्रीज इन साइज है, डिक्रीज इन मेटेलिक करेक्टर है, इंक्रीज इन लेटेस्ट एनर्जी है। यानी अगर आप ये देखें पीरियड में, पीरियड की बात हो रही है, लेफ्ट से राइट जाएं तो जैसे सोडियम का ऑक्साइड है, फिर मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, फिर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। तो लेफ्ट से राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो सोडियम का ऑक्साइड आप देखो तो सोडियम का साइज बड़ा है ना, और साइज बड़ा है तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम है। तो ये सोडियम का ऑक्साइड बड़ी जल्दी पानी में हल हो जाएगा और बेसिक सोल्यूशन बना देगा और सारे का सारा ही हल हो जाएगा। जो मैग्नीशियम का साइज छोटा है जिसकी वजह से इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम होने का मतलब ये है कि ये इतना जल्दी सॉल्युबल नहीं होगा, तो बेसिक जो सोल्यूशन बनेगा उसमें भी बहुत कम आयंस मौजूद होंगे और बेसिसिटी भी कम होगी। तो लेफ्ट से राइट जाए तो साइज छोटा होने की वजह से लेटेस्ट एनर्जी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनकी जो बेसिसिटी है वो कम होती है। डिक्रीज इन साइज है और मेटालिक करेक्टर भी कम हो रहा है और लेटेस्ट एनर्जी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो उसकी बेसिसिटी है वो कम होते जाती है। ग्रुप्स में है तो उसका उल्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप्स में आपको पता है साइज बड़ा होता जाता है। नीचे जाए तो शेल्स में ज्यादा होने की वजह से साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा हुआ, मेटालिक करेक्टर भी ज्यादा हो गया, लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, जिसकी वजह से उन ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होगी। ज्यादा सॉल्युबल होंगे तो जल्दी हल होके सारे के सारे हल होके स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन बनाएंगे।
फिर है जी नॉन मेटल की जो एसिडिटी है उसका क्या ट्रेंड है कि पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जाए तो ये इंक्रीज होते हैं, उसकी वजह के साइज कम हो रहा है और नॉन मेटालिक करेक्टर भी कम हो रहा है। इसकी मैं मिसाल ऐसे दें, जैसे ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, ये नॉन मेटल है, इनकी बात हो रही है। अब कार्बन का ऑक्साइड आप लेना, या इसको नीचे कर लो, सिलिकॉन वाली लाइन में आ जाते हैं। ये पहले कार्बन का ऑक्साइड को हो ना, जैसे CO2 होता है, सी कार्बन मोनोऑक्साइड तो पानी में हल नहीं होती CO, लेकिन CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में हल होती तो बनाती है कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बनाती है। तो कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, ये जब पानी के साथ मिलता है तो वो नाइट्रस एसिड बनाता है या नाइट्रिक एसिड बनाता है। NO अगर मिलता है ना, NO2, तो वो पानी से मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड बना देगा, या दूसरा ऑक्साइड बन सकता है, नाइट्रस एसिड बन सकता है। तो जो नाइट्रिक एसिड है या नाइट्रस एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन का बना ऑक्साइड का बनाया हुआ एसिडिक सोल्यूशन वीक एसिड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का बनाया हुआ एसिडिक सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये ऑक्साइड तो खुद ही हो गया। इसी तरह अगर हम नीचे कंपेयर करें, सिलिकॉन का ऑक्साइड पानी से मिलाएं तो वो सिलिसिक एसिड बनता है, वीक एसिड है। फास्फोरस का ऑक्साइड मिले तो वो फास्फोरिक एसिड बनता है, वो उसकी निस्बत से स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फर का ऑक्साइड मिले तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, H2SO4, और वो उससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी लेफ्ट से राइट आप जब जा रहे हैं तो इन ऑक्साइड्स का जो एसिडिटी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो एक तो नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा हो रहा है, साइज भी कम हो रहा है, लेकिन नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं वो एसिडिटी उनकी, ये पीरियड में लेफ्ट से राइट एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों? साइज में कमी आ रही है और नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता जा रहा है, तो एसिडिटी बढ़ती जा रही है। ग्रुप्स में जाए तो ये कम होती जाएगी क्योंकि साइज भी बड़ा होना है और नॉन मेटालिक करेक्टर भी कम होते जाना है। उसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जैसे ये नाइट्रोजन का जो एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन उसके नीचे जो फास्फोरस का एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, वो उसकी निस्बत से वीक एसिड है। इसी तरह सल्फर का एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेलेनियम का ले लेंगे एसिड तो वो वीक एसिड है। तो नीचे जा रहे हैं तो एसिडिटी, जो ऑक्साइड की एसिडिटी है वो कम होती जाती है। उसके बाद है जी लास्ट में आपके पास इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द एसिडिटी और बेसिसिटी। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या इफेक्ट होता है जी एसिडिटी और बेसिसिटी पे ना, कि जैसे ये इसने दिया हुआ है, एसिडिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बट बेसिसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जांपल ये दी हुई है, द एसिडिटी ऑर्डर इज दिस। मैंगनीज ऑक्साइड जो है ना, इसकी एसिडिटी कम है, Mn2O3 की उससे ज्यादा है, MnO2 की उससे ज्यादा है, Mn2O7 की उससे ज्यादा। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको पता है ना, उनकी ऑक्सीजन स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है, बाकी एलिमेंट्स में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, इस वजह से उनके ऑक्साइड्स काफी ज्यादा हो सकते हैं, जैसे ये मैंगनीज के 4 उन्होंने शो किए हुए। इसमें आप पहला जो ऑक्सीजन MnO को देखेंगे ना, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो मैंगनीज के ऊपर +2 चार्ज है, यानी इसमें मैंगनीज की स्टेट +2 है। उससे अगले मैंगनीज में देखेंगे तो 3 ऑक्सीजन पे -6 हो जाएगा ना, एक ऑक्सीजन पे 2 होता है तो 3 पे -6 हो गया। इधर +6 होना चाहिए, 2 के ऊपर +6 है, एक के ऊपर क्या आएगा, +3 आएगा। यहाँ +2 था MnO में और उससे अगले में +3 हो गया। MnO4 में जाएंगे तो 2 ऑक्सीजन पे -4 है तो मैंगनीज पे +4 आ जाएगा। Mn2O7 में जाएंगे तो 7 ऑक्सीजन पे -14 है, इधर 2 ऑक्सीजन पे, 2 मैंगनीज पे +14 और एक हिस्से में +7 आ गया। तो मतलब MnO में से लेके आगे चलें तो फिर पहले +2 है, फिर +3 है, फिर +4 है, फिर +7 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती जा रही है उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा आ रही है, नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से उसके जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक करेक्टर की तरफ जाते जाएंगे और बेसिक करेक्टर उनका कम होता जाएगा। तो इसलिए इसने कहा कि ऑक्सीजन स्टेट, एसिडिटी आपकी बढ़ती है अगर ऑक्सीजन स्टेट बढ़ जाए, लेकिन बेसिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट जितनी कम होगी जैसे मैंगनीज ऑक्साइड में, उतना उसका बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा और वो बेसिक जो है ना प्रॉपर्टीज शो कर सकेगा।
ये आयनिक करेक्टर, उसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा तो वो आयनिक करेक्टर ज्यादा होने का मतलब मेटालिक करेक्टर है, और मेटल्स आपको पता है पानी से मिलके मेटल के ऑक्साइड जो वो बेसिक सोल्यूशन देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा हो जाए तो फिर वो कोवलेंट करेक्टर की तरफ जा रही है। कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होने का मतलब कि नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा है, और नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा तो फिर पानी से मिलके जो सोल्यूशन बनेगा वो एसिडिक हो जाएगा बेसिक की बजाय। अब इसमें हम क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो देख लेते हैं। एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाला तो कोई नहीं है, बाकी ये पास पेपर्स वगैरह वाले क्वेश्चंस इन्होंने शो किए हैं, वो आप देख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये हैं, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड जो है उनका इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो रीजन अभी हमने डिस्कस की। फिर एसिडिटी का ऑर्डर आ गया, ये इंपॉर्टेंट आगे लिखा हुआ है, यानी पास पेपर के हवाले से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसकी वजह से वो ये भी अब आप ये 73 शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है कि एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड आपस में मिले तो साल्ट बनाते हैं, एग्जांपल दे दें। ये एग्जांपल भी आपकी बुक की है। फिर उसके बाद ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में कई दफ़ा ये सवाल आया हुआ है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, उसकी एग्जाम्पल दें। उसमें हमारे पास ये हम अभी बात की थी कि वो ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं, दोनों करेक्टर शो कर सकते हैं, या दो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं, उनको एम्फोटेरिक कहते हैं। एग्जांपल में जैसे जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है। अगर आप उसमें देखें ना आपकी बुक में एक डायग्राम सी बनाई, ये देख, ये ऑक्साइड्स की, ये बेसिक ऑक्साइड दिए हुए ये सारे इस लाइन से इधर इधर लेफ्ट साइड पे। फिर ये एंड वाले सारे एसिडिक लिखा हुआ है, और ये दरमियान वाले सारे एम्फोटेरिक लिखे। तो ये जो ऑक्साइड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, जर्मीनियम, टिन, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट टाइप आ जाते हैं ना। तो ये सारे के सारों के ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है, वो मेटल एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टर शो कर सकते हैं। उसके बाद आप, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और पास पेपर में कई दफ़ा ये सवाल आया हुआ है कि एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड का, मैंने रिएक्शन लिखा है क्योंकि आपकी बुक के ऊपर भी जिंक ऑक्साइड का ये रिएक्शन में लिखा हुआ है एज ए उसमें एम्फोटेरिक में ना। एक ये जो बेरिलियम है ना, इधर तो नहीं, इसमें एग्जांपल में मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ आपने देखा होगा ये 2A ग्रुप के ऊपर बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है ना, ये एम्फोटेरिक होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पास पेपर में आया हुआ है कि बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, रिएक्शन लिख के उसके एक्सप्लेन करें ना, एग्जांपल दें। तो वो हमारे पास जो है ना आपका दूसरा चैप्टर, उसके अंदर वो बेरिलियम का ऑक्साइड के वो रिएक्शन भी लिखे हैं और उसको शॉर्ट क्वेश्चन भी वहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ चूंकि नहीं था सवाल उसका, तो मतलब एग्जाम्पल नहीं थी, इसलिए मैंने फिर इसको इधर नहीं डिस्कस किया। पास पेपर में वो दूसरे चैप्टर के जुमरे में ही आता है सवाल। ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है कि बोथ सोडियम एंड फास्फोरस आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड। सोडियम और फास्फोरस दोनों एक ही पीरियड में मौजूद हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सोडियम है, तीसरे पीरियड में आपको नजर आ रहा होगा, और इसी में आगे जाएं तो ये 15 एटॉमिक नंबर वाला 5वें ग्रुप के अंदर फास्फोरस नजर आ रहा है। तो सोडियम और फास्फोरस दोनों एक ही पीरियड में हैं, लेकिन टेबल येट देयर ऑक्साइड्स आर डिफरेंट इन नेचर। सोडियम ऑक्साइड बेसिक है लेकिन फास्फोरस ऑक्साइड एसिडिक है। इसको जस्टिफाई कर दें, ये एक्सरसाइज का सवाल है कि दोनों में आप देखें तो सोडियम और फास्फोरस एक ही पीरियड में, लेकिन सोडियम का ऑक्साइड बेसिक है क्योंकि वो मेटल है, तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। फास्फोरस आपके पास नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं। तो फास्फोरस का ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है। ठीक हो गई। तो अब जब ये यहाँ पे आप देखेंगे कि सोडियम इज अ मेटल एंड फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड विच गिव्स बेसिक सोल्यूशन विद वाटर। तो सोडियम ऑक्साइड पानी से मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। फास्फोरस नॉन मेटल है, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाती है, तो इसकी वजह से वो एसिडिक सोल्यूशन देती है। उसकी एग्जांपल भी दी है,
ये पानी से मिलके, अब उसमें दो एग्जांपलें दी हैं, अगर ठंडे पानी से मिले तो ये HPO3 एसिड बनता है, और अगर P2O5 जो है हॉट वाटर से मिला है तो फिर वो फास्फोरिक एसिड जो H3PO4 जो है वही प्रोड्यूस हो जाता है। दोनों एसिडिक है। तो यानी ये ओवरऑल इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में भी ये सवाल वैसे इतना नहीं आया है, एक्सरसाइज में आया ज़रूर हुआ है क्योंकि इसकी वर्डिंग काफ़ी लॉन्ग है, जिसकी वजह से इसको अक्सर वो छोड़ देते हैं, लेकिन आया ज़रूर हुआ है। एक्सरसाइज का भी सवाल है, आपने ज़रूर इसको करना है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ मेटल, ये भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में बात कर ली है। उसके बाद हमारे पास आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन जो है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ना, लास्ट मार्क में। इसमें ये एक एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है, बाकी इसका लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 13 आप देखें, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का ये सवाल है कि इसको आपने एक्सप्लेन करें एक्सरसाइज के अंदर से। तो यहाँ पे ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे इसने 3 ग्रुप्स हमारे पास कंपैरिजन में आते हैं, ग्रुप 1A है, ग्रुप 4 है और ग्रुप 7 है। पहला ग्रुप, चौथा ग्रुप और 7वां ग्रुप, 3 ग्रुपों के साथ इसकी सिमिलैरिटी है हाइड्रोजन की। ठीक हो गई, 3 ग्रुप्स के साथ हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज आ जाती हैं। तो हमारे पास ये है आपके हाइड्रोजन में, अब मैंने चूंकि ये ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में बता दी इसलिए मैंने ये दोबारा यहाँ रिपीट नहीं किया, हम शॉर्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लेंगे। पहले ये एक्सप्लेन कर लेते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट डिसाइडेड स्टिल बिकॉज इट रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज टू मेनी ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेनली देयर आर 3 सच ग्रुप्स। ठीक है जी, पहला, चौथा और 7वां, उन्हीं के ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये सवाल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहरहाल इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर शॉर्ट में तो आने के चांस नहीं होते, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल नहीं आता तो फिर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कोई इन तीनों ग्रुप में से किसी एक की सिमिलैरिटी मिला के पूछ लेते हैं। पहला है जी ग्रुप नंबर 1A, जो पहला ग्रुप ना अल्कली मेटल्स है आपके पास, ये पहला ग्रुप अल्कली मेटल वाला। तो इनके साथ हाइड्रोजन की क्या क्या सिमिलैरिटीज है, तो उसमें हम बात करते हैं जी। फर्स्ट उसने कहा इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, ये सिमिलैरिटी बात कर रहे हैं ना इन सारों में, हाइड्रोजन में भी और पहले ग्रुप सारों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सारे पहले ग्रुप में सारों के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सारे के सारे H प्लस पॉजिटिव आयन के साथ है, +1 वैलेंसी के साथ है। H प्लस आयन भी बनता है, और अल्कली मेटल भी आपको पता है सोडियम Na प्लस, पोटेशियम K प्लस वगैरह बनाते हैं। दोनों के कंपाउंड्स हैलोजन के साथ मौजूद है। हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाता है, सोडियम भी क्लोरीन से मिलकर NaCl बनाता है। तो हैलोजन के साथ इन सारों के कंपाउंड्स मौजूद हैं। उसके बाद आता है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में पहला डिफरेंस आता है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन जो पहले जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं ये सारे मेटल्स हैं। एक डिफरेंस तो ये आता है। दूसरा ये डिफरेंस आता है कि जो आपके पास है हाइड्रोजन जो है उसकी H प्लस आयन बनाने की, जो पॉजिटिव आयन बनाने की जो सलाहियत है, टेंडेंसी है, वो बहुत थोड़ी है। और अल्कली मेटल जो है इनकी बनाने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे कि ये मालिकुलर फॉर्म में पाई जाती है। हाइड्रोजन आपको पता है H2 की शक्ल, गैस की शक्ल में पाई जाती है, लेकिन अल्कली मेटल्स ऐसे नहीं होती हैं। अल्कली मेटल्स आपको पता है मेटालिक लस्टर हम बोलते हैं ना, कि मेटल्स की काफ़ी सारे एटम्स आपस में जुड़े होते हैं और वो मेटालिक बॉन्ड की वजह से आपस में उनकी अटैचमेंट होती है, उसकी वजह से वो चल रहे होते हैं। तो वो मेटालिक लस्टर की शक्ल में पाए जाते हैं पहले 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो H2 मालिक्यूल गैस की शक्ल में पाई जाती है। उसके बाद है जी ग्रुप नंबर 4 है, चौथा ग्रुप। उसके साथ सिमिलैरिटीज में कि जो चौथे ग्रुप वाले हैं, आपको पता है वैलेंस, जो ग्रुप का नंबर हो उतने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चौथे ग्रुप वालों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 8 हो तो मुकम्मल हो जाता है ना, तो 4 का मतलब उनका वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है ना, आधा है। 8 होने चाहिए, 4 हैं, आधे रह गए हैं। और जो हाइड्रोजन है उसका आपको पता है वो पहले एक ही शेल होता है, पहला शेल उसका, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एक हाइड्रोजन के पास है तो एक है और एक और आ सकता है तो 2 हो जाएंगे, तो उसका भी हाफ फिल्ड ही है। यानी हाइड्रोजन भी मैक्सिमम 2 है लेकिन एक रखता है, और चौथे ग्रुप वाले भी मैक्सिमम 8 है और उसके आधे 4 रखते हैं। तो दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों के आउटर मोस्ट शेल
हाफ फिल्ड है, आधे आधे मुकम्मल है। दूसरा ये कि दोनों कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जब नॉन मेटल के साथ जुड़ते हैं। हाइड्रोजन भी आपको पता है नॉन मेटल है, चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स भी नॉन मेटल्स हैं, तो जब भी ये दूसरी नॉन मेटल्स के साथ मिलेंगे तो ये कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे। तीसरा है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं जिस तरह कार्बन की तरह। इसकी एग्जांपल आगे आपकी बुक में ना एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट का ना, आपकी बुक में देखते हैं वहाँ जरूर दिया होगा ये रिएक्शन। ये देख, ये रिएक्शन दिया है कॉपर ऑक्साइड का ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो कॉपर मेटल अलग होगी और हाइड्रोजन ने वहां से ऑक्सीजन ले ली है, वाटर बना लिया। यानी हाइड्रोजन ने अब कॉपर CuO जो है ना कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 और कॉपर की +2 है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद कॉपर की स्टेट 0 हो गई, तो +2 से 0 में जाने का मतलब कॉपर की रिडक्शन होगी। रिडक्शन की किसने? हाइड्रोजन ने की है, तो हाइड्रोजन बन गया रिड्यूसिंग एजेंट जिसने कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर की रिडक्शन कर दी है। तो यही काम कार्बन भी कर सकता है कि जैसे टिन ऑक्साइड था उसमें कार्बन को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और टिन भी +4 से 0 स्टेट में चला गया, टिन की रिडक्शन होगी। यानी कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है और वो रिडक्शन करके एलिमेंट्स को रिड्यूस कर सकता है। तो यही पॉइंट वहाँ उसने लिखा है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों जो है इनकी जो है ना वो रिड्यूसिंग पावर होती है। ये अलग बात है, ये सिर्फ कार्बन की बात हो रही है, वो कार्बन से नीचे जो सिलिकॉन वगैरह वो ये काम नहीं करते। उसके बाद है डिफरेंसेस में पहला डिफरेंस आता है कि इट इज डाई एटॉमिक गैस। हाइड्रोजन आपको पता है H2 गैस की शक्ल में पाई जाती है, लेकिन चौथे ग्रुप के एलिमेंट तो सॉलिड्स होते हैं। वो जैसे कार्बन को देखें तो वो डायमंड ग्रेफाइट मैक्रो स्ट्रक्चर की शक्ल में पाया जा रहा होता है, और जो दूसरे नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स की शक्ल में है, लेकिन इस तरह डाई एटॉमिक शक्ल में नहीं है या गैस की शक्ल में नहीं होते। दूसरा पॉइंट है इट डज नॉट फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स लाइक कार्बन और सिलिकॉन। ये कार्बन या सिलिकॉन की तरह लंबी चेन के कंपाउंड्स नहीं बना। कार्बन में आपको पता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो वहाँ आपको आइडिया हो जाएगा कि कार्बन की आपने शायद नाम भी पढ़ा हो, पॉलीथीन पॉलीप्रोपीन, इस तरह मालिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन आपस में जुड़ जुड़ के लंबी चेन के मालिक्यूल्स बना लेते हैं। सिलिकॉन भी बना लेते हैं जिस तरह सिलिकॉन्स, ये आपके सिलेबस में है सिलिकॉन्स वाला टॉपिक ना, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। कार्बन का आपका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है चैप्टर 7 से लेके 13 तक। तो ये लॉन्ग चेन बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन ऐसा नहीं करती। हाइड्रोजन का बस H2 मॉलिक्यूल ये, इसके अलावा यानी एक ही वैलेंसी ये रखती है, इससे ज़्यादा ये लंबी चेन्स नहीं बना सकती। तीसरा डिफरेंस ये आता है कि हाइड्रोजन इट कैन फॉर्म 1 कोवलेंट बॉन्ड बट कार्बन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड एट द सेम टाइम। हाइड्रोजन आपको पता है एक ही वैलेंसी है ना उसकी, तो वो एक ही वक्त में एक ही बॉन्ड बना सकता है, जैसे HCl में हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन जो कार्बन है या वो 4 कोवलेंट, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आपको पता है, तो वो 4 बॉन्ड एक ही वक्त में बना सकते हैं। जैसे मीथेन आपने नाम सुना हुआ ना, CH4, तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ी होती हैं मीथेन में, तो वो 4 कोवलेंट बॉन्ड ये इसमें बन रहे होते हैं। लास्ट है जी 7th ग्रुप, जो 7वां ग्रुप है, उसके साथ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस में सिमिलरिटीज बहुत सारी हैं, डिफरेंसेस कम है जिनमें। सिमिलरिटी एक तो ये कि गैसेस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है जिस तरह फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। ये मतलब सारी हाइड्रोजन तो गैसेस नहीं है ना, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, बाकी ब्रोमीन आपको पता लिक्विड होती है, आयोडीन सॉलिड होती है। तो यानी ये ज्यादातर आपके पास गैस की शक्ल में आ जाता है। उसके बाद है जी इट इज स्टेबल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक हैलोजन, जिस तरह हैलोजन F2Cl2 होता है, इसी तरह ये H2 भी है। इसी तरह इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वैलेंस शेल। हाइड्रोजन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए, और ये जो हैलोजन इन सारों के साथ साथ होते हैं, पहले ही एक और चाहिए, इनके भी 8 मुकम्मल हो जाएगा, तो सारों को एक एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। इसके अलावा हाइड्राइड आयन आपने सुना हुआ है, H- आयन बनता है, हाइड्रोजन बनाती है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। इसी तरह हैलोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिवली चार्ज आयन जैसे क्लोराइड आयन Cl- वगैरह बनाते हैं। इट फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड विद मेटल्स लाइक हैलोजेंस। हाइड्रोजन भी मेटल के साथ मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाता है, और वो हैलोजन जो है वो भी मेटल्स के साथ मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाती है। डिफरेंस में ये आता है कि हाइड्रोजन H+ आयन बना सकता है, लेकिन हैलोजन इस तरह +1 चार्ज आयन जो है वो नहीं बनाते। दूसरा ये कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड स्टेबल है, जैसे H2O वाटर
की शक्ल में ऑक्साइड स्टेबल है, या H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की शक्ल में भी वो स्टेबल है। लेकिन इस केस में जो हैलोजन्स हैं इनका ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड्स हैं ऑक्साइड्स हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, ज़रूर पाए ज़रूर जाते हैं, कुछ हम पढ़ेंगे भी, आपके इधर सिलेबस में आ जाएंगे चौथे पाँचवें चैप्टर में, लेकिन ये वो स्टेबिलिटी इतनी उनकी नहीं होती, तो बहुत कम यानी वो स्टेबल होते हैं। तो जनरली अब यहाँ पे आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी की बात हो रही है कि हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल ऑक्साइड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन हैलोजन जो है वो स्टेबल नहीं बनाते। तो ये ओवरऑल आपके पास आ जाता है जी पॉइंट इसका, जिसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर आपका मुकम्मल होता है यहाँ पे। अब इसमें आपकी जो एक्सरसाइज है ना उसके सवाल शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह सारे तकरीबन मैंने साथ साथ करवा दिए, ठीक है जी। बाकी एमसीक्यूज एक्सरसाइज के एमसीक्यूज मैंने नहीं करवाए, एमसीक्यूज उसमें सिर्फ ना 2 एमसीक्यूज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिनके आने के चांसेस हैं, बाकी आपने खुद ही इसको देख लेना है। और अगर आपको ना समझ आए तो फिर हाजिर हैं जी, फिर आप जब पूछेंगे तो फिर इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर लेंगे। और जो आने वाले एमसीक्यूज हैं वो सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अगर आए तो फिर वो आपके लिए इजी हो। जैसे ये पहला एक एमसीक्यू आपकी बुक में, ये पहला एमसीक्यू है, ये यहाँ पे 45 नंबर जो एमसीक्यू दिया हुआ है कि कीपिंग द साइज ऑफ एटम इन व्यू विच ऑर्डर इज करेक्ट। तो साइज को देखते हुए कौन सा ऑर्डर करेक्ट है कि मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम से बड़ा है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें ना तो पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम ऊपर है और स्ट्रोंशियम नीचे है। तो स्ट्रोंशियम नीचे जाए तो शेल ज़्यादा होते हैं ना, नीचे वालों का साइज बड़ा होता है, तो स्ट्रोंशियम को मैग्नीशियम से बड़ा होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। फिर उसने कहा बेरियम मैग्नीशियम से बड़ा है, तो ये पॉइंट ठीक है कि बेरियम ये नीचे है ना और मैग्नीशियम ऊपर है, तो बेरियम मैग्नीशियम से बड़ा आता है, ये ठीक है जी। तीसरा उसने कहा लिथियम सीरियम से बड़ा है, और अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो ये नीचे लैंथेनाइड सीरीज है ना उसमें ये सीरियम दिया हुआ है, ठीक हो गई। और इसी का आखिरी, इसी सीरीज का आखिरी जो है ना वो Lu71 एटॉमिक नंबर वाला ना लिथियम, वो भी दिया हुआ। तो उसने कहा जो लिथियम है वो सीरियम से बड़ा है, ये तो गलत है ना, लेफ्ट से राइट आपके साइज छोटा होता है, तो सीरियम को लिथियम से बड़ा होना चाहिए था, तो ये पॉइंट भी यानी गलत हो गया। और लास्ट में क्लोरीन आयोडीन से बड़ा है, वो भी आपको पता है आयोडीन नीचे होता है क्लोरीन ऊपर होती है, तो आयोडीन का साइज बड़ा होना चाहिए, क्लोरीन का छोटा होना चाहिए। तो ये एक एमसीक्यू छोटा सा एमसीक्यू है और अक्सर पास पेपर में ये सवाल आया होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के हवाले से। बाकी आपने जितने भी इस चैप्टर में एक्सरसाइज वाले देखे होंगे ना एमसीक्यू, वो सारे ज़्यादातर जो है वो इसी तरह है आपके ना, लंबे लेंथ वाइज है, ठीक हो। बल्कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एमसीक्यूज, फिर क्या करना है जी इसमें। जैसे ये एमसीक्यू आया एक्सरसाइज में, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल लेंथेनाइड्स आर इन द सेम ग्रुप। तो लेंथेनाइड अभी आपने देखा, ये लेंथेनाइड सेम पीरियड में आते हैं, ये पीरियड कहलाएगा ना हॉरिजॉन्टल रो, ग्रुप नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है ये ऑल द हैलोजेंस आर इन सेम पीरियड, हैलोजन सेम पीरियड में है, तो हैलोजेंस आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो सेम ग्रुप में आते हैं पीरियड में नहीं, ये भी गलत। फिर उसने कहा जी ऑल अल्कली मेटल्स आर इन सेम ग्रुप, अल्कली मेटल पहले ग्रुप वालों को कहते हैं, ये सारे एक ही ग्रुप में आते हैं, ये बात ठीक है जी। और ऑल नोबल गैसेज आर इन सेम पीरियड, ये भी गलत है कि नोबल गैसेज एक ही ग्रुप में आते हैं, ठीक हो गए। उसके बाद आपका एमसीक्यू है जी, ये 45 वाला हो गया। 46 है जी, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें आपने सही स्टेटमेंट बतानी है। सोडियम कैटायन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम, ये ठीक है, कैटायन आपने पढ़ा था उसका साइज नॉर्मल एटम से छोटा होता है। सोडियम आयन इज लार्जर देन, ये गलत है। क्लोराइड आयन इज स्मॉलर, ये गलत है। नेगेटिव आयन आपको पता है वो नॉर्मल एटम से बड़ा होता है। क्लोराइड आयन एंड क्लोरीन एटम आर इक्वल इन साइज, ये भी गलत हो गया, तो इसमें ए ऑप्शन हमारी बन जाती है सिर्फ। उसके बाद है जी एमसीक्यू आपका, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज लोअर देन दैट ऑफ बेरियम। ग्रुप में आपको पता है नीचे की तरफ जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है, तो नीचे वालों की कम है ऊपर वालों की ज्यादा है। तो उसने कहा जी कि कैल्शियम की कम है बेरियम से, तो कैल्शियम तो ऊपर है ना, बेरियम नीचे, तो बेरियम की कम होनी चाहिए, कैल्शियम की ज्यादा होनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद है
आयनस एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम की मैग्नीशियम से कम है, ये ठीक है बात, क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है और कैल्शियम नीचे, तो यही ऑप्शन आपकी ठीक बनती है। कैल्शियम की बेरिलियम से ज़्यादा है, ये भी गलत है क्योंकि बेरिलियम ऊपर है। और फिर उसने कहा जी कि कैल्शियम की स्ट्रोंशियम से कम है, तो लेकिन स्ट्रोंशियम तो नीचे आता है ना, कैल्शियम से नीचे है, तो कैल्शियम की ज़्यादा होनी चाहिए, स्ट्रोंशियम की कम होनी चाहिए। तो आपकी ऑप्शन भाई एक ही ये करेक्ट बनी, सेकंड वाली जो है, ठीक है। उसके बाद आपका एमसीक्यू बनता है एक्सरसाइज में ये, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ मेजर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी थी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, ये तो आयनस एनर्जी थी ना, आयनस एनर्जी मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की थी, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत हो गया। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है चौथी ऑप्शन के, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इस दफ़ा तो मैंने एमसीक्यू छोड़ दिए थे, मैंने कहा खुद ही कर लेंगे, फिर अभी मैंने कहा चलो करवा देते हैं। नेक्स्ट टाइम ना इंशाल्लाह जो टॉपिक करेंगे ना, तो उस टॉपिक के साथ ही उसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जैसे करते हैं ना, एमसीक्यूज भी साथ साथ ही करते जाएंगे। उसके बाद आता है जी मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मेटेलिक करेक्टर जो है ना, इसमें मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ये बात ठीक है, साइज बड़ा होता जाता है ना तो इंक्रीज होता जाता है। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज अलोंग द ਉਹਨੂੰ पीरियड, ਫੋਨ ਕਰੋ ਨਾ। पीरियड में आपका जो मेटालिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता है, ये बात गलत है। पीरियड में तो आपको पता है वो कम होता है ना, क्योंकि साइज छोटा होता जाता है। मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये गलत है जी, नीचे जाए तो साइज बड़ा होने से मेटालिक करेक्टर बढ़ना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारी ठीक जा रही है। और मेटालिक करेक्टर रिमेन्स द सेम डाउन द ग्रुप, ये भी गलत हो गया। 59 है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, कोवलेंट करेक्टर ऑफ मेटालिक हैलाइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जो कोवलेंट करेक्टर है वो मेटल हैलाइड्स का पीरियड में लेफ्ट से राइट जाए तो वो कम होता है। आयनिक करेक्टर कम हो तो कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, ये पढ़ा था ना हमने, लेफ्ट से राइट जाए तो जो मेटालिक करेक्टर होता है, ये जहाँ पे जैसे मैं नीचे यहाँ देखता हूँ आयनिक करेक्टर किसने दी होगी, नहीं नो इसमें क्वेश्चन, अच्छा चले। कोवलेंट करेक्टर ऑफ मेटालिक हैलाइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो है ना, ये शुरू वाली स्ट्रॉन्ग मेटल है ना, अगली जो है वो वीक मेटल है, तो आप चूंकि नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो नॉन मेटल की तरफ जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो है वो मेटालिक करेक्टर कम हो रहा होता है, नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा हो रहा है, नॉन मेटालिक ज्यादा होगा तो फिर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, ये बात ठीक लग रही है जी। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 4 है हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आपको पता है जो हाइड्राइड्स थे वो कोवलेंट साइज बड़ा होने की वजह से, लंडन फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से बढ़ जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है जी। और आयनिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनिक करेक्टर तो कम होता है ना उनको, क्योंकि मेटालिक करेक्टर कम हो रहा होता है। और बेसिसिटी ऑफ सेकेंड ए ग्रुप डिक्रीजेज ऑन डिसेंडिंग, नीचे की तरफ जाएं तो जो बेसिसिटी होती है ऑक्साइड्स की वो कम होती है, अभी हमने बात की कि नीचे की तरफ जाए मेटल्स में तो बेसिसिटी आपकी वो कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है, क्योंकि वो साइज बड़ा होता है ना, नीचे की तरफ जाए साइज बड़ा होता है तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, डिजॉल्व होना आसान हो जाता है। उसके बाद है जी मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये गलत हो गया, नीचे जाए साइज बड़ा होता है तो बढ़ने चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये ऑप्शन ठीक है जी। मेल्टिंग पॉइंट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ग्रुप, ये भी गलत है। और हेलोजन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ये भी गलत है, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें ठीक रहती है कि नीचे जाए साइज बड़ा होता है, लंडन फोर्सेस ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता जाता है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ये बात ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कर सकते हैं। ऑल द मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन, मेटल्स पॉजिटिव आयन ही बनाती हैं, नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाती है, ये बात भी ठीक है। ऑल द मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये गलत है क्योंकि मेटल तो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो इसमें हमारी ऑप्शन डी बनेगी। उसने यही कहा था ना कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो ये डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा आखिरी। इसके बाद मेरे ख्याल से आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो है वो
वाइंड अप हो गया, खत्म हो गया। लास्ट ये पोजीशन हाइड्रोजन पे है जी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाइड्रोजन रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज विद 1 4 एंड 7 एलिमेंट। ये हमने बात की, पहले चौथे और सातवें से रिजेंबलेंस होती है, बाकी ये जो दूसरा इधर पांचवा आ गया, इधर दूसरा आ गया, इधर तीसरा आ गया, तो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो इनके साथ रिजेंबलेंस नहीं होती। ठीक है, चले ओवरऑल हो गया आपका इसमें मुकम्मल।